हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने हमारा जो फोर्स वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है दैट इज़ द चैप्टर 3, ऑलराइट। तो ये हमने फिनिश कर दिया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर रिवीजन। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपनी नोट्स कॉपी फटाफट से खोलो, राइट, और हमारे साथ साथ मतलब मेरे साथ साथ फटाफट से रिवाइज करते चलो, ठीक है। आपको ये बात पता है कि आपने ये जो चैप्टर स्टडी आउट किया है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप स्कूल एग्जामिनेशन को भी क्रैक कर सकते हो, साथ ही साथ आप ओलंपियाड्स लेवल को भी क्रैक कर सकते हो। और बेसिकली हम लोग यही करते हैं, राइट। हम लोग प्रिपेयर करते हैं स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, साथ ही साथ ओलंपियाड्स के लिए भी, राइट। तो दैट्स इट, दैट्स व्हाट आवर एम इज. And if you want any DPP or study material, you can definitely go on the Telegram channel, right? You have to join that channel, and for that you need to go on the Telegram app, write the code TTB06, and then you can get the DPPs and study material over there, right? Now see, this is the awesome team you can see here, which is very much doing hard work for you all so that you are able to achieve all the examinations you fight. So basically that's our aim, to make you able to fight that or to crack that examination. All right, and the next important thing what we have brought to you is this, जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। देखो, आपको क्या करना है, आपको www.talkingtextbooks.in वेबसाइट पर जाना है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे पैकेजेस मिलेंगे अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली आपको इस तरीके के पैकेजेस मिलेंगे। नंबर 1 पैकेजेस जो है वो है फुल पैकेज। उसके अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा ताकि आपको दूसरे किसी स्टडी मटेरियल के लिए जो है वेंडर नहीं करना पड़े, कंफ्यूज नहीं होना पड़े, राइट। यू विल बी गेटिंग द वीकली और यू कैन से बाई वीकली क्विजेज, यानी कि आप 2 बार जो है वीक में टेस्ट किए जाओगे बेसिकली, और ताकि आपका फ्रीक्वेंट टेस्टिंग हो जाए, आपको पता चल सके वे यू स्टैंड, कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आपको इस बात का पूरा नॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, ऑलराइट। तो आप अपने जो भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो लेक्चर्स हैं वो जो है आप देख सकते हैं, राइट। आपको मिलेगा होमवर्क सबमिशन फीचर, वो इस वजह से कि भाई आप होमवर्क करके डेफिनेटली सबमिट कर सके। सो बेसिकली इट्स फॉर दैट, राइट, एंड डेफिनेटली encourage करेगा that you should do homework, all right, whenever we checking that. And the next thing you will be getting is what? The periodic test papers. तो आपको फाइनल एग्जामिनेशन किस तरीके का आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ऑलराइट। तो ये चीज़ पता करने के लिए यू शुड गो फॉर द पीरियोडिक टेस्ट पेपर। सो बेसिकली ये सभी चीज़ें आपको एक ही पैकेज में मिल जाएगी, और वो भी बहुत ही लो कॉस्ट पे, राइट। नेक्स्ट जो पैकेज हम लोगों ने प्रिपेयर किया है दैट इज द टेस्ट सीरीज, ऑलराइट। तो बेसिकली उसके अंदर आपका पूरा टेस्टिंग होगा, ठीक है। तो मतलब आपको बाई वीकली क्विजेज अटैम्प्ट करने होंगे, आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स अटैम्प्ट करने होंगे, राइट, और आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड एंड लाइव दोनों ही, राइट। तो बेसिकली ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। एंड इफ़ यू वांट द डिस्काउंट इन किसी भी पैकेज पे, अगर आपको डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन राइट द कोड CY Live. इफ़ यू राइट दिस कोड CY Live तो फिर आपको मिलेगा 30% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द पैकेज यू बाय फ्रॉम talkingtextbooks.in, ऑलराइट। तो बेसिकली आपको ये तो करना ही चाहिए, राइट। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है दैट आपको और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आपको और जानना है कि किस तरीके से जो पैकेजेस हैं वो आपको हेल्प करेंगे, तो यू कैन गो ऑन दिस नंबर, ऑलराइट। यू हैव टू डेफिनेटली कॉल अस 919549041111. दैट इज द नंबर ऑन विच यू कॉल अस एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड ओवर देयर। सो बेसिकली दैट वाज द इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू गिविंग यू आउट। एंड अब जो है आपका प्रॉमिस टाइम आएगा, ठीक है। सो मेक योर सेल्फ, ठीक है, आप इस तरीके से खुद को तैयार करेंगे एंड आप खुद को प्रॉमिस करेंगे दैट यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स। वैसे तो नोट्स बना लिए हैं बट फिर भी ठीक है कर लो, क्योंकि थोड़े बहुत नोट्स हो सकता है किसी के छूट गए हो तो वो वापस बना सकता है, राइट। एंड थर्ड, आप रिवाइज करेंगे, डेली रिवाइज करेंगे। ये रिविजन सेशन तो रिविजन है ही है, उसके अलावा भी आपको डेली रिविजन करना है, ठीक है, 15 मिनट्स अ डे डेली, ऑलराइट। चलो अब हम देखते हैं फोर्सेस के बारे में, भाई जो हमने पूरा जो है पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, वापस से हम लोग एक बार रिवीजन करते चलते हैं, जल्दी जल्दी फास्ट करते चलते हैं, ऑलराइट। सो देखो मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने जब फोर्स के बारे में स्टडी किया था तो हम लोगों ने देखा था कि ये जो एक्शंस होते हैं, किकिंग जैसे, हिटिंग, लिफ्टिंग अप, पुशिंग, पुलिंग, ओपनिंग अ डोर, ये सभी के सभी जो एक्शंस होते हैं, ये सभी के सभी एक्शंस में कुछ ना कुछ हमको पुल या पुश तो करना ही पड़ता है, और जैसे अभी आप किकिंग देखो, किकिंग में क्या करना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है यूजिंग योर लेग्स, दैट्स कॉल्ड किकिंग, राइट।
हिटिंग में आप देख रहे हो आपको हैंड से पुश करना पड़ रहा है बॉल को, राइट। आप लिफ्टिंग में देख रहे हो यू हैव टू पुश अप, राइट, यू हैव टू पुश अप योर हैंड्स, तभी तो आप लिफ्ट कर पाओगे। इसमें भी पुशिंग हो रहा है, इसमें पुलिंग हो रहा है, लाइक पुलिंग द स्ट्रिंग और रोप, ठीक है। ओपनिंग अ डोर में भी पुलिंग हो रहा है। तो बेसिकली जितने भी एक्शंस तुम्हारे आसपास होते हैं वो सभी के सभी या तो पुशिंग होता है या तो पुलिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, और ये तरीके हैं जिनकी वजह से, जिन वेज से आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो एक तरीके से फोर्स, और क्या हुआ, फोर्स सिर्फ एक पुशिंग और पुलिंग ही हुआ, राइट। और वो पुशिंग और पुलिंग क्या इफेक्ट दिखाता है बॉडी के ऊपर, वो हम लोग देखते हैं। एंड दैट इज देयर आर द फोर, यू कैन से देयर आर द फोर इफेक्ट्स, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैम। 4 तरीके के इफेक्ट्स जो हैं हमको देखने मिले, कब, जब हमने जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी उनकी हेल्प से फोर्स अप्लाई किया, राइट। सो किकिंग, हिटिंग, पुशिंग, पुलिंग, ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, ये सब के सब में what you need to do is to push the things or either pull the things, right। तो इस पुलिंग और पुशिंग से क्या हुआ, क्या इफेक्ट निकला, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप अगर किसी चीज़ को ऐसे पुश कर रहे हो, राइट, यू आर पुशिंग द ऑब्जेक्ट इनसाइड योर हैंड, तो वी कैन से लाइक दिस, वेन एवर यू अप्लाई फोर्स लाइक दिस, तब क्या होगा, बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा। बेसिकली फोर्स शेप चेंज कर सकता है, ठीक है, ये चीज़ हमने देखी। जो फोर्स होता है वो क्या कर सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो बेसिकली आप लोग देखो यहाँ पे कि बॉल आ रही थी कहाँ से, लेफ्ट से आ रही थी, राइट, एंड कि आफ्टर हिटिंग इट गोज अवे इन दी अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो इसी तरह क्रिकेट में भी होता है, बॉल आती है, बैट से हिट किया जाता है एंड इट गोज इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो बेसिकली मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो भी चेंज किया जा सकता है फोर्स की हेल्प से, राइट। अब देखो, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स और स्लो देम डाउन। फोर्स क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। जिस तरीके से बॉल को स्टॉप किया जा रहा है, लाइक कैच करते हैं बॉल को तो वो स्टॉप करना होता है। बेसिकली आप लोग किसी भी वे में जो है फोर्स अप्लाई करके चीज़ों को रोक सकते हो, राइट। इसी तरीके से फोर्स कैन सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। रुकी हुई ऑब्जेक्ट को मोशन में भेज सकता है फोर्स, ठीक है। तो हम लोग ये क्या डिस्कस करने की कोशिश करें कि जितना भी हम लोगों ने चेंजेस देखे हैं, लाइक फोर्स क्या कर सकता है या फिर व्हाट आर द एक्शन जिसकी वजह से हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, उसकी हेल्प से बहुत सारे तरीके के इफेक्ट्स हमको देखने मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स। ये सभी के सभी इफेक्ट्स जो हैं आपको इस तरीके से देखने मिलते हैं अपनी रियल लाइफ में भी, आप ये देख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके फोर्स का डेफिनेशन लिखें तो वो हम कैसे लिखेंगे, फोर्स इज अ पुल और पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और अ बॉडी और चेंजेस इट्स डायरेक्शन और शेप। तो बेसिकली हमने क्या किया, जितना पुशिंग और पुलिंग ये तो फोर्स है, ये चीज़ हम लोगों ने पहले से सीखे रखी, राइट। उसी के साथ हमने बहुत सारे इफेक्ट्स जो फोर्स के हैं उनको कंबाइन कर दिया एंड वी मेक द बिग डेफिनेशन, राइट। तो बेसिकली जो है इसमें चारों इफेक्ट्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं इसी सेंटेंस में। देखो, चेंजेस टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, और फिर चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड चेंजेस इट्स शेप। तो बेसिकली चारों हमने इफेक्ट्स जो हैं इसी डेफिनेशन के अंदर लिख दिए, राइट। अब देखो, इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। इसको हम फोर्स को जनरली डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से या फिर स्मॉल एफ से, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ जो मैंने स्टार मार्क करी थी, दिस इज अ सेंटेंस विच इज़ डेफिनेटली शुड बी नोटेड विद अ स्टार, ऑलराइट। तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स अगर हिलता है, ठीक है, हिलने का मतलब कि भाई वो मोशन में चला जाए या फिर मोशन से वो रुक जाए, राइट, या फिर खुद से वो डायरेक्शन चेंज करे, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। कोई भी बॉडी खुद से मूव नहीं कर सकती, कोई भी बॉडी खुद से जो है यू कैन से कि भाई रखे रखे कोई बॉल नहीं चलने लगती, राइट। कोई भी बॉडी जो पहले से चल रही थी वो रुक नहीं सकती खुद से, राइट। और कोई भी बॉडी खुद से अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती। बेसिकली खुद से अपना जो भी स्टेट है, अपना स्टेट ऑफ रेस्ट, अपना स्टेट ऑफ मोशन, वो चेंज नहीं कर सकती, राइट। देयर हैज़ टू बी एन एक्सटर्नल फोर्स जो कि उस ऑब्जेक्ट पे काम करे। जैसे कि चेयर जो आपके रूम में रखी हुई है, अब वो जो चेयर है वो रखी हुई है ऑलरेडी, अब चेयर अपने आप नहीं जाएगी, राइट, अपने आप मूव नहीं करेगी। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है, दैट कभी भी खुद भी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जाएगी, ठीक है। हम लोग की बात अलग है बिकॉज वी हैव मसल्स, अदर ऑब्जेक्ट्स डू नॉट हैव मसल्स। चेयर के पास नहीं होती है, राइट, और बेड के पास नहीं होती है, पेंसिल के पास नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। डेफिनेटली आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है,
कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपना जो है स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट और डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती, वहाँ पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होना ही चाहिए, राइट। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसका जो है फॉर्मूला देखते हैं। एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए, ठीक है। F इक्वल्स टू एम ए इज द फॉर्मूला, जहाँ पर F जो है वो क्या है, फोर्स, M जो है वो क्या है, मास, A जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, नॉट ड्यू टू, दिस इज जस्ट एक्सेलरेशन जो कि इस फोर्स ने लगाया, ड्यू टू दैट फोर्स, राइट, जो कि एक्सेलरेशन आया है ड्यू टू दिस फोर्स, राइट। तो देखेंगे फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हुआ, न्यूटन, है ना। मास का ऐसा यूनिट क्या हुआ, केजी, ठीक है। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, बिकॉज यू डू नो ना कि भाई ऐसा यूनिट तो बहुत ज़रूरी है। तो देखो सभी की ऐसा यूनिट हम लोग लिख पा रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्सेस क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर मास का ऐसा यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का सीजीएस यूनिट डाइन, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रिमेंबर करनी ज़रूरी है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। देखो 1 न्यूटन जो कि हमने एसआई यूनिट बोली थी, ठीक है, तो इसका मतलब सब चीज़ें एसआई में लिखी होगी। मास, ठीक है, इनटू एक्सेलरेशन, ये भी एसआई, ये भी एसआई, ये मास का एसआई यूनिट और ये किसका, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। अब इस 1 kg को हमने क्या किया, 1000 में इसको लिख दिया, बिकॉज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो देखो 1000 हमने लिख दिया, ग्राम्स में कन्वर्ट करके लिख दिया। इसी तरीके से हमने क्या किया, मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। तो वी डू नो ना कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। और सेकेंड स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सेकेंड तो हर किसी में सेम है, राइट। सीजीएस में भी सेकेंड होता है टाइम का यूनिट, एसआई में भी सेकेंड होता है टाइम का यूनिट, तो इससे कोई फर्क नहीं होगा। अभी देखो 1 2 3 4 5 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया गया है। सो वी ऐड ऑल द जीरो, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, सो वी गेट 5 zeros, राइट। 50 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 लाख, राइट। सो वी कैन राइट इट एज 10 की पावर 5 डाइन। डाइन व्हाट इज, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज कॉल्ड डाइन, नाम रख दिया हमने। बार बार इतना बड़ा बड़ा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे लिखेंगे, उसकी जगह पे हमने क्या किया, डाइन उसका नाम रख दिया। इसी तरीके से जो केजी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको भी हम कब तक बार बार लिखेंगे, इसीलिए हमने इसका नाम क्या रखा, न्यूटन रखा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग इन दोनों का अब रिलेशन देख सकते हो, दैट 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करो, बिकॉज इसको कन्वर्जन में हेल्प मिलेगी। कई बार क्वेश्चंस पे कन्वर्ट करने के लिए आएगा कि फोर्स 1 न्यूटन है, ठीक है, तो फोर्स को डाइन में जो है कैलकुलेट करो, तब आपको कैलकुलेशन के लिए इस वैल्यू की, इस फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको भी आप स्टार मार्क करके रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो हमने किया था। अब हम देखते हैं टाइप्स। ऑलराइट, तो देखेंगे ये जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर 1 इज व्हाट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नंबर 2 इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिन्हें अप्लाई करने के लिए वी हैव टू टच द ऑब्जेक्ट, वी हैव टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, राइट। और नॉन कॉन्टैक्ट कौन हुए, वो जिनको अप्लाई करने के लिए जो है कॉन्टैक्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो बेसिकली दोज आर द नॉन कॉन्टैक्ट। अब देखो कॉन्टैक्ट में 2 फोर्सेस होते हैं, मस्कुलर एंड फ्रिक्शनल फोर्सेस, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट में हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब हम बारी बारी से जो है पहले कॉन्टैक्ट फोर्स को देखते हैं। एक ऐसा फोर्स जिसे अप्लाई करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ कॉन्टैक्ट, ऑलराइट। जैसे कि हम किसी को पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं किसी को पुश करना चाहूँगी तो मेरे पे मैजिक तो है नहीं कि भाई ऐसे ऐसे करके ही जो है पुश हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव टू टच दैट ऑब्जेक्ट जिसे मैं पुश करूंगी, राइट। तो बेसिकली देयर इज अ कॉन्टैक्ट नीडेड ओवर देयर, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे फोर्सेस जिन्हें अप्लाई करने के लिए यू नीड टू टच द ऑब्जेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, द कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि आप यहाँ देखो वॉकिंग, आप किसी भी सरफेस को टच करके ही वॉक कर सकते हो उसके ऊपर। अगर आप टच नहीं कर पाओगे तो आप कभी वॉक ही नहीं कर पाओगे, बेसिकली आप हवा में वॉक नहीं कर सकते जैसे, बिकॉज देयर इज नो सरफेस, राइट। तो इट नीड्स अ कॉन्टैक्ट जिसकी वजह से हम लोग वॉक कर पाए। जैसे कि पुलिंग अ कार्ट, अगर ये बच्चा इस कार्ट को टच नहीं कर रहा होता तो वो इसको पुल नहीं कर पाता, देयर हैज़ टू बी अ कॉन्टैक्ट, राइट। उसको पकड़ना पड़ रहा है। इसी तरीके से आप राइडिंग अ बाईसाइकिल देख सकते हो, आप बिना बाईसाइकिल पर बैठे बाईसाइकिल
बाईसाइकिल को राइड ही नहीं कर सकते. सो बेसिकली यू नीड टू टच इट, राइट. तो यू नीड टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद द बाईसाइकिल एंड दैट इज व्हाट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट. नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द नंबर 1 जो हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंडर हम जो पढ़ने वाले हैं नंबर 1 फोर्स, दैट इज द मस्क्यूलर फोर्स. ठीक है, अब देखो जो मस्क्यूलर फोर्स होता है ना, डेफिनेट सी बात है, मस्क्यूलर फोर्सेस दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द फोर्सेस यूजिंग आवर मसल्स. तो जितने भी फोर्सेस जो हम हमारी मसल्स की हेल्प से अप्लाई करते हैं, राइट, दोज आर नोन एज द मस्क्यूलर फोर्सेस. पुलिंग पुशेस आर वन ऑफ द एग्जाम्पल्स. ठीक है, और राइडिंग अ बाइसाइकिल इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल. वाई? बिकॉज हम लोग जो पैडल्स होते हैं उसको पुश करने के लिए वी ऑलवेज यूज द मसल्स ऑफ आवर लेग्स, राइट. तो बेसिकली येस इट इज अ मस्क्यूलर फोर्स. ठीक है, अब ये देखो बेचारा किस तरीके से इसको लिफ्ट कर रहा है. तो बेसिकली लिफ्टिंग में भी आपको अपनी जो मसल्स हैं उनको यूज करना पड़ेगा. तो दिस इज ऑल्सो यू कैन से मस्क्यूलर फोर्स. इसी तरीके से दिस टाइप ऑफ पुलिंग इज ऑल्सो अ मस्क्यूलर फोर्स. सो बेसिकली ऐसा फोर्स जिसे अप्लाई करने के लिए हम अपनी मसल्स का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द मस्क्यूलर फोर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम कॉन्टैक्ट फोर्स में देखेंगे दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. अब देखो एक ऐसा फोर्स जो कि क्या करे, मोशन को अपोज करे, और हमेशा कहाँ हो, जहाँ पे भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं. ठीक है, जैसे मानो ये है जैसे 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 मानो कि आपकी जो चेयर है, ठीक है, वो आप अभी ज़मीन पर रखी हुई है बेसिकली, तो वो टच कर रही है किसको, फ्लोर को टच कर रही है, राइट. अब आप देखो जिस जिस यू कैन से उसके 4 लेग्स होते हैं चेयर के, राइट. हर एक लेग किससे टच हो रहा है, फ्लोर से टच हो रहा है. तो जितना जितना एरिया टच हो रहा है, ठीक है, वो दोनों आपस में इस तरीके से कांटेक्ट में होंगे. ठीक है, और जब कोई भी बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करती है, मतलब कोई भी सरफेस अगर इस तरीके से ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करती है, देन देयर एग्जिस्ट अ फोर्स विच अपोजेस दिस मोशन एंड दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो जब कभी भी एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रही है, जस्ट लाइक हम लोग जैसे अपने हाथ को ऐसे रब कर रहे हैं, सो यहाँ पर भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है, बिल्कुल होता है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्लाइडिंग ऑफ वन surface over the another, and that's why there is a frictional force which is opposing this motion, right. तो basically friction force का काम ही यही होता है that it always oppose the motion, right. and आप देख सकते हैं, बहुत easily देख सकते हैं that it always acts between the two rough surfaces. जो दो rough surfaces हैं उनके बीच में ही apply होता है, उसके अलावा नहीं होता. ठीक है, there has to be a contact between the surfaces. Alright, force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. Just like this. देखो ये जो बॉडी है, ठीक है, ये इस बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहा है. अब अगर ये उस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि इधर आएगा, राइट. तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं. इसी तरीके से जब हम स्काइंग करते हैं, ठीक है, आई स्काइंग करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर भी क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो कि इसको अपोज करता है. बट बिकॉज द सरफेस ऑफ द आइस इज स्मूथ, राइट, तो वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो कम हो जाता है, बिकॉज देयर हैज़ टू बी सम रफ सर्फेसेस इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू बी opposed by the friction. There has to be a rough surface. ऑलराइट, वॉकिंग में भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, बिकॉज कभी कभी आपको ऐसा फील नहीं होता कि किसी फ्लोर पे चलना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि एक हाईली पॉलिश्ड मार्बल फ्लोर, उस पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप इजीली किसी भी रफ सरफेस पे चल सकते हो. तो बेसिकली देयर हैज़ टू बी अ फ्रिक्शन. रफ सरफेसेस पे फ्रिक्शन होगा, स्मूथ सरफेसेस पे फ्रिक्शन नहीं होगा, और वहाँ पर डिफिकल्टी होगी आपको वॉक करने में. तो ये फ्रिक्शन फोर्स आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी करेगा किसमें, वॉकिंग करने में. ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं. तो देयर आर 2 वेज. ठीक है, पहला वेज क्या है भाई, आप मास इंक्रीज कर दो. ठीक है, अगर आप बॉडी का मास इंक्रीज कर दोगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप एक खाली यू कैन से एक एम्प्टी कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लो. ठीक है, अब जब आप उस एम्प्टी कार्डबोर्ड के बॉक्स को धक्का मारोगे ज़मीन पर, ठीक है, धक्का मारोगे तो वो बहुत ईजिली मूव हो जाएगा, है ना. अभी उस एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आप कुछ सामान डालो, जैसे कि आप अपनी बुक्स रख दो, ठीक है, टॉयज रख दो, कुछ और सामान रख दो. अब उसको पुश करो, इट विल बिकम लिटिल बिट हैवी, राइट. आपको पुश करने के लिए थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है. क्या हो रहा है वहाँ पे, आपने मास जो है इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, एंड नाउ देयर इज सो मच एफर्ट्स रिक्वायर्ड बाय यू टू मूव दैट.
ऑलराइट। तो इस तरीके से अगर आप मास इंक्रीज कर देते हो बॉडी का तो उसको जो है उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी बढ़ जाता है, राइट। सेकेंड वेज क्या है, हम अगर किसी भी सरफेस का रफनेस को बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम किसी सरफेस की रफनेस को बढ़ा देते हैं तो वहां पर भी फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है। कैसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक मार्बल के फ्लोर पे किसी भी बॉडी को पुश करना इज मच ईजियर देन अ कॉन्क्रीट फ्लोर, है ना। तो बेसिकली कंक्रीट में क्या हुआ, रफ हो गया वो सरफेस, तो दैट्स व्हाई इट इज मच मोर यू कैन से एफर्ट जो है हमारे लगेंगे, फोर्स ज़्यादा लगेगा, राइट। तो बेसिकली अगर हम किसी भी सरफेस का रफनेस बढ़ा देते हैं तो वहाँ पर भी फोर्स जो है ज़्यादा लगता है, दैट्स व्हाई वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू द रफनेस, राइट। अब देखते हैं हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। सो बेसिकली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिन्हें लगाने के लिए हमें कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली हम ऐसे फोर्सेस नहीं लगा सकते, राइट, मतलब हम ह्यूमंस नहीं लगा सकते। तो जो इसके जो दो एग्जाम्पल्स हैं, नंबर वन इज द ग्रेविटेशनल एंड द नंबर टू इज द मैग्नेटिक, राइट। तो बेसिकली वी विल टॉक अबाउट दैट। अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि हर एक बॉडी, यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक बॉडी, ठीक है, क्या करती है, हमेशा किसी और दूसरी बॉडी पे जो कि यूनिवर्स में प्रेजेंट है उस पर एक फोर्स लगाती है ड्यू टू इट्स मास। खुद के पास मास है, बस इसी के वजह से क्या हो पाता है, वो दूसरी बॉडी पे हमेशा फोर्स लगाती है एंड दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलराइट। तो बेसिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो एक तरीके से मास पे डिपेंड होता है, राइट। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है, उसकी वजह से जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, राइट। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही क्या होता है, हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं और वो वापस आ जाती है, राइट। तो बेसिकली ये जो एक फोर्स है वो बिना कांटेक्ट के लगाया जाता है, ऑलराइट, या जा सकता है, और ये हम नहीं लगा सकते, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। और बेसिकली जो हम लोग ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम अर्थ पे ऊपर फेंकोगे बॉल तो नीचे आ जाती है, लेकिन अगर तुम जैसे लेट्स से आप वीनस पे चले जाओ, वीनस पे जो है बॉल ऊपर फेंकोगे तो भी वो नीचे ही आएगी, बिकॉज ये सिर्फ अर्थ की बात नहीं है, ये एक ऐसी बॉडी की बात हो रही है जहाँ पर जिसका मास बहुत ज़्यादा है। किसी भी बॉडी का अगर मास ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अप्लाई करेगा एंड एज अ रिजल्ट वो बाकी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है फोर्स ऑफ यू कैन से ग्रेविटेशन, ऑलराइट। अब देखो तुम मैग्नेट का फोर्स, ठीक है, देखो मैग्नेट का फोर्स अप्लाई करने के लिए भी सिर्फ मैग्नेट अप्लाई कर सकती है, ठीक है, मैग्नेट का फोर्स सिर्फ मैग्नेट ही अप्लाई कर सकती है। और आप ये बात पहले से जानते हैं कि एक मैग्नेट आयरन के पीसेस को दूर से ही अट्रैक्ट कर लेती है, इसको टच करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, दैट्स व्हाई दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो बेसिकली जितने भी आयरन्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मैग्नेट्स होती हैं वो आयरन के मटीरियल को, निकल कोबाल्ट के मटीरियल को अट्रैक्ट करती है एंड दैट इज नोन एज द अब वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। और ये सिर्फ मैग्नेट सप्लाई कर पाती है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ना, ये टू टाइप्स का होता है, कौन कौन सा, एक तो रिपल्शन होता है, एक अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन तो ठीक है, अट्रैक्शन हो जाता है जैसे कि आप देखो एक मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, है ना। अब ये दोनों पोल्स जो होते हैं इसमें अगर डिफरेंट पोल्स को पास में लाया जाए, लेट्स से टू मैग्नेट्स, ठीक है, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एक मैग्नेट का साउथ पोल है और हम लोग पास लेके आ रहे हैं तो दे विल अट्रैक्ट, ऑलराइट। लेकिन अगर एक मैग्नेट का नॉर्थ दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पास लेकर आएंगे तो दे विल रिपेल, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करेंगे, दे विल रिपेल। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्सेस, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, ऑलराइट। अब देखो, अब हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं एक्चुअली में, वो बैलेंस्ड फोर्सेस किस तरीके से होते हैं, जैसे दो तीन फोर्सेस लग रहे हैं एक बॉडी के ऊपर लेकिन बॉडी रेस्ट पर ही है, या फिर हम बोले कि बॉडी जो पहले से रखी हुई थी वो रखी हुई है, या फिर कोई बॉडी अगर मूव कर रही थी तो वो मूव ही करते रहेगी। बेसिकली ये जो बैलेंस्ड फोर्सेस होते हैं ये जनरली स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, अगर स्टेट जो यूनिफॉर्म मोशन का है और जो यू कैन से रेस्ट का है वो चेंज नहीं होता है, तब हम बोलने वाले हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके घर में कोई भी लेट्स से टेबल है, ठीक है, तो एक तरफ से आप इस टेबल को पुश करो,
दूसरे तरफ से आप अपने भाई को बोलो कि वो पुश करे, और अगर टेबल वहीं का वहीं है, टेबल हिल नहीं रहा है, तब हम बोलेंगे कि उस टेबल के ऊपर 2 बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली जैसे कि ये आपने ये गेम तो खेला ही होगा कभी ना कभी तो, ठीक है, और खेलना भी चाहिए हम सभी को बेसिकली। अब आप देखोगे अगर ये टीम 300 न्यूटन का फोर्स लगाती है, दूसरी टीम भी 300 न्यूटन का फोर्स लगाती है, तो वी कैन से कि भाई ये दोनों तो इक्वल फोर्सेस इन, एंड दैट्स व्हाई ये जो रोप है ये मूव ही नहीं करेगी, ये वहीं की वहीं रहेगी, बिकॉज द फोर्स आर इक्वल। एक फोर्स दूसरे फोर्स का इफेक्ट जो है वो नलीफाई कर देती है, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दे आर द बैलेंस्ड फोर्सेस। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखो, जब कभी भी हम एक बैलेंस्ड फोर्स की बात करते हैं या फिर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तब क्या होता है, वहां पर हम बोल सकते हैं दैट बैलेंस्ड फोर्सेस जो होता है वो एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देते हैं, दैट्स व्हाई वहां पर जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा जीरो होगा कब, जब कभी भी कोई बॉडी बैलेंस फोर्सेस में है, राइट। अब अनबैलेंस फोर्सेस की बात करते हैं। अनबैलेंस फोर्सेस भाई, एक तरफ से ज्यादा फोर्स लग गया है, एक तरफ से कम फोर्स लग गया है, तो दैट इज द अनबैलेंस्ड, राइट। बेसिकली जैसे अगर मान लीजिए वही जैसे टेबल के एक तरफ आप फोर्स लगा रहे हैं, दूसरे तरफ आपका भाई फोर्स लगा रहा है, एंड द टेबल मूव्ड, ठीक है, लेट्स से आपके भाई की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब आप ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, आपका भाई कम फोर्स लगा रहा है, और टेबल अगर आपकी तरफ मूव करने लग गया तो आप कम फोर्स लगा रहे हैं, आपका भाई ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो बेसिकली दैट इज द कंडीशन ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अगर बॉडी मूव करने लग जाए, जैसे बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और वो बॉडी मूव करने लग जाए, या फिर वो बॉडी रुक जाए, या फिर वो बॉडी का डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो बेसिकली हम बोलने वाले हैं कि वो सभी फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। ऑलराइट, ये चीज आपको समझनी इंपॉर्टेंट थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटी। देखो जो ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी का बात हम कैसे कर सकते हैं, दैट दी बिग अर्थ, हमारी जो बड़ी अर्थ है, ऑलराइट, वो क्या करती है, हमेशा एक फोर्स जो है पुल करती है, ठीक है, दैट्स नोन एज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड दैट इज नोन एज ऑल्सो द वेट, ठीक है। तो बेसिकली वो हमेशा क्या करती है, सबको अपनी तरफ खींचता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, हमेशा जो है पुल करती है। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो दैट देयर इज द ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओवर देयर। ऑलराइट, अब देखो ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, ये जो ग्रेविटी है जिसकी हम बात करें, इसी की वजह से मून हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता है, इसी की वजह से जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, राइट, रिवॉल्व करती है, इसी फोर्स की वजह से सारे के सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ जो है रिवॉल्व करते हैं, और इसी फोर्स की वजह से यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज जो हैं वो एक जो चारों तरफ जो हैं रिवॉल्व करती है। सो बेसिकली ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये काफ़ी सारी एप्लीकेशंस रखता है अपने आप में, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली से, अब देखो जितना ज़्यादा किसी बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी वहाँ होगा, राइट, बिकॉज आप खुद से देखो, अभी जैसे आप अपने रूम में देखो, क्या आपकी चेयर पेंसिल को या फिर किसी और चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है? क्या ऐसा हो रहा है कि आपके हाथ में से पेंसिल छूट के चली गई और जो है चेयर के जाके स्टिक हो गई? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है, बिकॉज चेयर के पास उतना मास ही नहीं है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होगा। अभी भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपके चारों तरफ अप्लाई हो रहा है, बट वो इतना ज़्यादा नहीं है कि इफेक्ट दिखा सके, ठीक है। तो बेसिकली मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम अर्थ जितना तो होना ही चाहिए, इफ़ यू वांट कि भाई सारी चीज़ें तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए तब, ऑलराइट। तो बेसिकली इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखो डिस्टेंस पे भी हम लोग जो है उसका इफेक्ट देखते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही कम फोर्स वहाँ पर होगा, ठीक है, जैसे कि रॉकेट्स। अब जब रॉकेट्स बाहर जाते हैं, अर्थ के बाहर जाते हैं, तो देखो जब वो सरफेस पे होते हैं, जब वो अर्थ की सरफेस पे खड़े होते हैं, उस वक्त क्या हो रहा होता है, उनका बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे जैसे वो बाहर निकलते जाएंगे, जैसे जैसे रॉकेट एक बार स्टार्ट हो गया, अब रॉकेट बाहर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जैसे जैसे वो अर्थ की सरफेस से दूर होता जाएगा उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होता जाएगा। सो बेसिकली जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कम होता जाता है, ऑलराइट। तभी तो अर्थ से बाहर निकलने के बाद इन द स्पेस देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, ठीक है, बिकॉज हम बहुत दूर चले गए हैं उस वक्त, राइट। बेसिकली हम लोग इस तरीके से बात कर सकते हैं। अब जैसे ये ग्रेविटी की वजह से क्या होता है, दिस इज द रीजन बिहाइंड कि जब हमें अपहिल में जाना पड़ता है, ठीक है, लेट्स से वी आर साइक्लिंग अपहिल, तो हमको बहुत फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बहुत मेहनत लगेगी। रीजन क्या है मेहनत लगने का, बिकॉज अर्थ ऑफ ग्रेविटी इज पुलिंग अस डाउनवर्ड,
ऑल राइट, दैट्स वाई देयर इज सो मच यू कैन से एफर्ट नीडेड टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन जब आप डाउन हिल में आ रहे होते हो तो आपका स्पीड अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है, राइट तब आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि भाई ब्रेक लगाओ वरना तो गिर जाएंगे। सो बेसिकली वहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अर्थ आपको हमेशा खींच रही है और वो एड ऑन कर देती है आपका इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली उस वक्त क्या होगा, आपको हेल्प करेगी नीचे आने में अर्थ की ग्रेविटी। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेटली बोल सकते हैं कि भाई इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं सभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, या फिर जितने भी एप्लीकेशन जो हमारे आसपास होते हैं। अब देखो प्रेशर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई इस तरीके से जो वुडन प्लैंक है, ठीक है, जो वुडन प्लैंक है उसके अंदर जो नेल है वो नहीं जाएगी, बिकॉज द एरिया इन कॉन्टैक्ट इस वुड का और इस एरिया की नेल का जो हेड है उसका कॉन्टैक्ट में जो एरिया है दैट इज़ वेरी बिग, दैट्स वाई वो अंदर नहीं जाएगी, प्रेशर वुड बी सो लेस ओवर देयर। इसी तरीके से मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था इफ़ यू डू इट लाइक दिस तो बहुत इजीली चला जाएगा, लाइक थोड़ा ही एफर्ट से वो अंदर चले जाएगी। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द वुडन प्लैंक इज वेरी मच लेस एंड दैट्स वाई द प्रेशर इज मोर, इसी वजह से जल्दी से वो अंदर चली जाती है, ठीक है। और उसके अलावा भी मैंने जो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल बताए थे वो क्या बताए थे कि आप जो है शार्प नाइफ से बहुत जल्दी सब्जी कट कर सकते हैं, लेकिन आप जो है शार्प यू कैन से ब्लंट नाइफ से ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप ये भी मान लीजिए पेपर सीजर होती है ना, राइट, पेपर सीजर जो होती हैं अगर वो ब्लंट हो जाए तो उनसे भी पेपर कटना मुश्किल हो जाता है, राइट। तो बेसिकली जो शार्प चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे शार्प सीजर हुआ, शार्प नाइफ हुआ, ये चीज़ों को कट करने में बहुत ईजिली हेल्प कर सकती है, राइट, हमारे एफर्ट्स कम लगेंगे। बट इन द केस ऑफ ब्लंटनेस हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और हो सकता है वो शेप भी अच्छे से नहीं आए कट करने के बाद। तो बेसिकली ये हमारे काम को बहुत ही हैवी कर देता है, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन क्या निकला इन सब चीज़ों का, दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड प्लेज द रोल मेकिंग इन दीज टास्क ईजियर। एरिया कम होगा तो हमारा काम ज़्यादा ईजी होगा, एरिया ज़्यादा होगा इन कॉन्टैक्ट तो हमारा काम भी बहुत मेहनत भरा होगा, ऑलराइट। इसी तरह देखो मैंने आपको बैग का एग्जाम्पल दिया था, और बैग का एग्जाम्पल क्या दिया था कि भाई तुम्हारे बैग की जो स्ट्रिप्स हैं दे हैव टू बी बॉर्डर। क्यों ब्रॉडर होना चाहिए, ठीक है, ब्रॉडर क्यों होना चाहिए, बिकॉज ज़्यादा एरिया अगर कांटेक्ट में होगा तो वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा और आपके जो कंधे हैं वो कम दर्द करेंगे, ठीक है, आपको जो शोल्डर्स है वो कम जो है दर्द करेंगे और आप बहुत ईजिली बहुत सारा वेट बहुत ईजिली कैरी ऑन भी कर पाओगे। लेकिन अगर आपके बैग की जो स्ट्रिप्स है बहुत पतली होंगी तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा, आपके कंधों में भी दर्द होने लगेगा, रेडनेस आ जाएगी, हो सकता है आपका जो वेट है उसकी वजह से आपका बॉडी का पोस्चर भी चेंज हो जाए। सो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है दैट इफ़ यू वांट टू कैरी योर थिंग्स मच ईजियर वे देन ट्राई अ बैग विद द ब्रॉडर स्ट्रिप्स, ऑलराइट। अब देखो जैसे शूज़ हैं, ये देखो कितना ब्रॉडर शूज़ है तो इट विल मेक यू वॉक वेरी मच ईजी ऑन द सॉफ्ट लैंड, ऑलराइट। इसी तरीके से जैसे ट्रैक्टर हैं, इनके टायर इतने बड़े बड़े क्यों होते हैं, इतने बड़े क्यों होते हैं, बिकॉज एरिया इन कॉन्टैक्ट वुड बी ग्रेटर, और क्योंकि एरिया इन कॉन्टैक्ट वुड बी ग्रेटर तो वो मडी लैंड में ज़्यादा ईजिली जो है धंसेंगे नहीं, ठीक है, ईजिली काम कर पाएंगे उसके ऊपर। बेसिकली दैट्स द रीज़न दैट दे आर वेरी मच ब्रॉडर, ऑलराइट। अब देखो कि भाई प्रेशर क्या होता है, ये जो प्रेशर हुआ ये चीज़ें हम लोग सीख रहे थे। प्रेशर का मतलब क्या, हम किसी एरिया पे कितना फोर्स लगा रहे हैं दैट इज नोन द प्रेशर, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। सो बेसिकली प्रेशर इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इन कॉन्टैक्ट, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों ने जो है देखी थी। अब एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स का एसआई यूनिट क्या बताया था मैंने आपको, न्यूटन। एरिया का एसआई यूनिट मैंने क्या बताया था, मीटर का स्क्वायर। सो देखो न्यूटन मीटर का स्क्वायर, तो यू विल बी गेटिंग अ पास्कल, और तो बेसिकली पास्कल इज व्हाट, 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर का स्क्वायर, दैट विल गिविंग यू अ पास्कल, एंड पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं दैट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जैसे हम पीए से शो करते हैं, ठीक है। अब देखो डिपेंडेंसी बताते हैं। डिपेंडेंसी का मतलब कि भाई किस तरीके की डिपेंडेंसी फोर्स पर होती है या फिर किस तरीके की डिपेंडेंसी एरिया पर होती है। प्रेशर की जो डिपेंडेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स पे। इसका मतलब अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, अगर आप फोर्स को डिक्रीज करोगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वी कैन से भाई कि जो अगर आप एरिया को कम कर दोगे, लेस कर दोगे, देन देयर वुड बी ग्रेटर प्रेशर, और अगर एरिया को ज़्यादा कर दोगे देन देयर वुड बी मच लेस प्रेशर। बेसिकली दे आर टोटली अपोजिट ऑफ ईच अदर,
ऑलराइट, ये चीज़ जो थी हमको सीखनी थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क एंड एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि वर्क का मतलब क्या होता है। वर्क का मतलब होता है दैट बेसिकली डूइंग एनी एक्टिविटी। नॉर्मल जिंदगी में तो यही है, कोई भी एक्टिविटी करो, रीडिंग अ बुक, राइटिंग अ ड्राइंग, ठीक है, और यू कैन से इवन वॉकिंग कैन बी टेकन एज अ वर्क कि भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं, राइट, बेसिकली। लेकिन फिजिक्स के अंदर दैट इज नॉट वर्क। फिजिक्स के अंदर देर वी नीड सम रिजल्ट्स, ऑलराइट, बेसिकली यू कैन सी दिस हाउ दिस बॉय इज डूइंग इट। बॉय लेकर चला गया उस बॉक्स को, बेसिकली दैट इज द वर्क। इफ यू डिस्प्लेस अ ऑब्जेक्ट, लेट्स से यू आर पुशिंग विद द फोर्स, ठीक है, आप एक बॉक्स को पुश कर रहे हो, आप उसको पुश कर रहे हो लेकिन आप बॉक्स को हिला नहीं पा रहे। अगर आप हिला नहीं पाओगे तो इसका मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे फिजिक्स की नज़र में, राइट। लेकिन अगर आप बॉक्स को हिला पाओगे, बॉक्स को डिस्प्लेस कर दोगे, उसका जो पोजीशन था उसको थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़ा दोगे, तब बोला जाएगा दैट यू हैव डन सम वर्क ऑन द बॉक्स, alright. So basically there has to be a displacement, there has to be a force, and that is known as the physics का work, alright. अब ऐसा यूनिट क्या होता है वर्क का, जूल होता है, ठीक है। अब देखो फोर्स पे डिपेंड करता है डायरेक्टली, ठीक है, फोर्स पे डिपेंड करता है, एंड डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चला या फिर कितना यू कैन से डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का, दैट इज दी यू कैन से वर्क, ऑलराइट। तो बेसिकली हम बोलते हैं वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। अब हम एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भाई जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो जो भी कुछ लॉस्ट होता है, जो फीलिंग आपको आती है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज दी एनर्जी, ठीक है। फिर फटाफट से हम खाना खा लेते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, एंड वी फील वेरी गुड, और हम फटाफट सारा होमवर्क कर लेते हैं। तो व्हाट हैपेंड, आपको एनर्जी मिली एंड देन यू डिड वर्क, राइट। आपने जो भी नॉर्मल एक्टिविटी आपको करना था यू डिड। बेसिकली एनर्जी का मतलब होता है आप कितना काम कर सकते हो, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज नोन एज द एनर्जी। सो बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि जब कभी भी हमको हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है, हम बहुत अच्छा जल्दी काम कर पाते हैं। एनर्जी लो होती है सो वी डू लेस वर्क, राइट। अब कोई वीक पर्सन होता है तो वो जल्दी से ही क्या होता है, थोड़ी देर में थक जाता है, तो बेसिकली उसका एनर्जी लेवल बहुत लो है। और कोई एक स्ट्रांग पर्सन है जो बहुत काम करवा लो फिर भी नहीं थकता है, तो बेसिकली हम बोलते हैं कि उसका एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। एनर्जी इज लाइक डूइंग वर्क, इफ़ यू हैव एनर्जी यू कैन डू वर्क, इफ़ यू डू नॉट हैव एनर्जी यू कैन नॉट डू वर्क, राइट। तो दैट इज द एनर्जी वी वांट टू टॉक अबाउट। अब देखो डेफिनेशन क्या हुआ एनर्जी का, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क और टोटल वर्क डन बाय अ मैन और बाय एन एजेंट इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब कि भाई कितना कैपेसिटी है तुम में कि तुम काम कर सकते हो, कितना कैपेसिटी है तुम में, दैट इज नोन एज द एनर्जी, ऑलराइट। अब आप देखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, सेम टू सेम, वर्क का और एनर्जी का ऐसा यूनिट सेम होता है, ठीक है। CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज व्हाट, अर्ज, ठीक है। रिलेशन इन दोनों का क्या होगा, 1 जूल इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ज, ठीक है। ये रिलेशन जो है रिमेंबर करना है आपको, बिकॉज आपको कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस में, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऑलराइट। देखो तो ऐसे जो यू कैन से कि भाई ऐसी चीज़ें जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, जैसे कि सन से हमें एनर्जी मिलती है, बेसिकली हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि विंड से भी हमको एनर्जी मिलती है। और सबसे बढ़िया बात करें तो हमारा खाना, हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, सो वी गेट एनर्जी कहाँ से, फूड से, तो दैट मीन्स दैट इट इज अ सोर्स फॉर अस, राइट। तो बेसिकली ऐसी चीज़ या फिर ऐसा कुछ जिससे हमें एनर्जी मिलती है, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। 2 तरीके के सोर्स होते हैं बेसिकली, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से सोर्सेज होते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है, बेसिकली हमको हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जैसे सन का जो एनर्जी है वो फिनिश नहीं होगा जल्दी से, तो बिल्कुल फिनिश नहीं होगा, और हमें रोज़ाना नया सन का एनर्जी मिलता है। विंड भी जल्दी से फिनिश नहीं होगा, बिकॉज वी डू नीड फॉर इट, ब्रीदिंग लाइक में चाहिए, तो डेफिनेटली विंड भी खत्म नहीं होगा, राइट। ओशियंस, ये भी फिनिश नहीं होगा। तो बेसिकली ऐसे सोर्सेज जहाँ पर जल्दी से फिनिश नहीं होने वाले हैं और हमें बार बार जो है एनर्जी मिलती रहती है, दोज आर नोन एज द रिन्यूएबल। वहीं कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोल। अब कोल जो होता है वो एक बार, जैसे अभी कोल, आपको लोग को पता है ना ये बात कि भाई कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब ज़मीन के अंदर से आता है, राइट।
अर्थ के अंदर से आता है। अब अगर एक बार अर्थ के अंदर की सारा कोल अगर हमने यूज़ कर लिया, अगर अर्थ के अंदर का सारा नेचुरल गैस हमने यूज़ कर लिया तो वो तो ख़त्म हो गया। तो दैट वाई हम क्या बोलते हैं कि वो नॉन रिन्यूएबल है। एक बार अगर यूज़ हो गए तो हमें नए दोबारा नहीं मिलेंगे, राइट, और उनको बनने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली दोज आर नोन एज द नॉन रिन्यूएबल एंड कुछ होते हैं रिन्यूएबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखो, पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए दैट जो एनर्जी होता है वो कभी भी जो है क्रिएट नहीं किया जा सकता, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। लाइक फूड के अंदर जो एनर्जी थी, तुमने फूड खा लिया, फूड की जो एनर्जी थी वो तुमको मिल गई, सो नाउ अब तुम्हारी एनर्जी है, अब तुम उसको यूज़ करो, ठीक है। तो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह से एनर्जी चेंज होते रहती है, बट कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बट कभी क्रिएट नहीं होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बेसिकली चेंज होती है, ठीक है। वो चेंज कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी देखो आप टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी तुम्हारे आसपास होती है। अब देखो, पहले आती है मैकेनिकल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो रिलेटेड होती है आपके स्टेट से, जैसे कि आप रेस्ट पे हो तो आपसे रिलेटेड है, आप मोशन कर रहे हो तो आपसे रिलेटेड है, लाइक दैट। तो अगर जैसे आप भाग रहे हो, कोई भी बॉडी अगर जैसे मूव करे, लेट्स से बॉल, ठीक है, बॉल अगर रोल कर रही है राइट नाउ, क्योंकि वो रोल कर रही है मतलब वो मूव कर रही है, और क्योंकि वो मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी जो किसी मूविंग बॉडी से जुड़ी हुई होती है, एसोसिएटेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और ऐसी एनर्जी जो किसी रुकी हुई बॉडी से एसोसिएटेड होती है और उसकी वजह से होती है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो बेसिकली जो चेयर आपके बगल में रखी हुई है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब देखो सेकंड, हीट एनर्जी। हमें क्या होता है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगने लग जाती है, सर्दियों में बहुत कम जो है हमको गर्मी मिलती है, और जहाँ कहीं से भी हमको हीट मिलती है हम तुरंत उसके पास पहुँच जाते हैं बेसिकली, राइट। व्हाट इज़ दैट, तो व्हाट इज़ दैट, हीट एनर्जी। देखो ऐसे सोर्सेज जहाँ से हमें हीट एनर्जी मिल सकती है, बेसिकली हम लोग बोलते हैं दैट हीट एनर्जी जो होती है वो हमें मिलती है कहाँ से। बेसिकली अगर हम बोलें कि यू कैन से कि किसी बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा यू कैन से टेम्परेचर हो, जैसे ज़्यादा अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर होगा तो वहाँ हीट एनर्जी भी ज़्यादा होगी और वो देगा भी ज़्यादा, जस्ट लाइक फायर, ठीक है। तो जब हम आग जलाते हैं तो बेसिकली उसके चारों तरफ का एरिया बहुत ही हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है, बिकॉज वो हीट एनर्जी रिसीव कर रहा होता है बेसिकली, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो हीट एनर्जी होती है वो जनरली हमें गर्म चीज़ों से मिलती है, और ये हीट एनर्जी भी इसी वजह से आती है बिकॉज बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, और राइट। और जनरली हमें सन से मिलती है, फायर से मिलती है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टीम से भी हमको ऐसी जो है हीट एनर्जी मिलती है। अब हम बात करते हैं लाइट एनर्जी की। लाइट एनर्जी जो होती है बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो हमें देखने में हेल्प करती है, ऑलराइट। ये खुद तो इनविजिबल होती है लेकिन हमको देखने में हेल्प करती है, तो एक ऐसी एनर्जी जो हमें देखने में हेल्प कर रही है दैट इज नोन एज द लाइट एनर्जी, ऑलराइट। और बेसिकली सन से, बल्ब से, ट्यूब लाइट से, इन सब से हमें जो है लाइट एनर्जी मिलती है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट, साउंड एनर्जी। जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है ना तो वो साउंड जो है प्रोड्यूस करती है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करती है। जैसे कि गिटार बजाते हैं तो गिटार में क्या होता है, गिटार में क्या होता है, जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनको हम प्लग करते हैं, राइट। वो प्लग करते हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है, एंड दैट्स हाउ वो ब्यूटीफुल साउंड कम्स आउट। सो बेसिकली जैसे अभी मैं बोल रही हूँ तो साउंड बाहर आ रही है, राइट। तो इसका मतलब मेरा जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई देयर इज अ वॉइस कमिंग आउट, ठीक है, साउंड बाहर आ रही है इसी की वजह से। दैट इज नोन एज द साउंड एनर्जी, जो कि वाइब्रेशन की वजह से आती है, ऑलराइट। नेक्स्ट जो आपकी एनर्जी है मैग्नेटिक एनर्जी। जो मैग्नेट्स के पास एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो दूसरी चीज़ों को पुल करते हैं, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक एनर्जी, ऑलराइट। अब देखो कभी भी हम करंट की हेल्प से भी मैग्नेटिक एनर्जी बना सकते हैं, जैसे कि ये दिस इज अ सेल, ऑलराइट, दिस इज द वायर्स कनेक्टेड टू दी आयरन नेल, ठीक है, और हमने उसके ऊपर जो है इसको रैप कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ इसको ऑन करेंगे सर्किट को, क्या होगा, ये आयरन नेल मैग्नेट बन जाएगी और सारे के सारे आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर लेगी अपनी तरफ। सो बेसिकली हम लोग इस तरीके से भी क्या बना सकते हैं, मैग्नेट बना सकते हैं, एंड उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी, तभी तो अट्रैक्ट कर पाएगी आयरन के नेल्स को। अब देखो नेक्स्ट एनर्जी इज नोन एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी।
देखो तुम्हारे घर में जैसे इतने सारे तुम देख रहे हो कि भाई तुम्हारा फ़ोन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, राइट, तुम्हारे बल्ब इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, फ़ैन इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, तो देयर इज़ एन एनर्जी दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो क्या होता है वायर्स के अंदर फ्लो होती है और हर एक डिवाइसेस को वो एनर्जी वो पावर देते जाती है बेसिकली, राइट। अब अगर तुम सेल की बात करो तो इस सेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल्स के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एंड दैट्स हाउ इट ग्लोज द स्मॉल बल्ब, ठीक है। तो बेसिकली दैट्स व्हाट हैपेंस, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी बॉडीज होती हैं जैसे कि चार्ज्ड बॉडीज, रिमेंबर वो हमने एक्सपेरिमेंट किया था हाउ टू रब लाइक स्केल को अगर आप ड्राई हेयर्स पे रब करोगे तो दे विल अट्रैक्ट द पीसेज ऑफ पेपर दैट स्केल, राइट। तो बेसिकली उसने क्यों किया, कैसे किया, वो इसी वजह से किया बिकॉज अब वो चार्ज हो गया, जब वो चार्ज होता है तब उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है, एंड दैट्स हाउ दे अट्रैक्ट द पेपर्स, ऑलराइट। तो इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं दैट इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वहाँ एग्जिस्ट करती है, तो पॉजिटिव बाय अ चार्ज बॉडी। अब देखो केमिकल एनर्जी, जैसे कि पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी है, पेट्रोल जब गाड़ियों में डाला जाता है, व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, तो क्या होता है वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मैकेनिकल एनर्जी में और हमारा जो व्हीकल है वो चल पड़ता है, ठीक है। उसी तरीके से आप फूड में देखो, जो ये फूड है क्या होता है कि ये जो फूड है उसके अंदर है बहुत सारी एनर्जी, हम उसको खा लेते हैं तो हमको एनर्जी मिल जाती है, तो बेसिकली इसके अंदर कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी है, ठीक है, वो हमको मिल जाती है तो हमें एनर्जी मिल जाती है, बेसिकली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो सोलर एनर्जी, जो सन से एनर्जी हमें मिल रही है दैट इज नोन एज द सोलर एनर्जी, और उस सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वी डू यूज सोलर पैनल्स, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी डिड यू हर्ड कि भाई एटम होता है कुछ, हो सकता है आपने ना सुना हो, बट जो एटम होता है, ठीक है, जो एटम होता है तो वो क्या होता है, छोटा, सबसे छोटा जो है ना यू कैन से डिवाइस होता है, उस डिवाइस तो नहीं हम बोल सकते बट वी कैन से कि एटम जो है सबसे स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है, उससे छोटा इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। सो देखो एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जब वो न्यूक्लियस टूट जाता है, ठीक है, जब वो ब्रेक हो जाता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो जब कभी भी एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक हो जाता है, लाइटर न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी, ऑलराइट। तो बेसिकली दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी। अब मैं आपको बताती हूँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना कि एनर्जी क्रिएट नहीं होती, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, सिर्फ एक जगह से चेंज होके या फिर एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज होती है, राइट। तो देखो जो एनर्जी चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो चेंज होती है, तो बेसिकली हम बोलते हैं दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही है, दैट मीन्स एनर्जी, टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। थोड़ी सी एनर्जी किसी और में कन्वर्ट हो जाती है, फिर थोड़ी सी किसी और में कन्वर्ट हो जाती है, बेसिकली टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, ऑलराइट, दैट्स व्हाट इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखो जैसे आप खुद ही सोचो, आपने जो फैन है उसका स्विच ऑन किया, आपने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी फैन के अंदर गई, उस एनर्जी ने फैन को रोटेट करवाया, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, कन्वर्जन ही तो हुआ। अब जैसे आप लोग जो टोस्टर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टोस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, आप स्विच ऑन करते हो और वो आपकी ब्रेड को जो है रोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, वहाँ पर भी जो है आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर एक एनर्जी का फॉर्म दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड डू रिमेंबर दैट दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली दैट वाज आवर चैप्टर, और दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप आप सभी ने रिवीजन किया है। अब हम नेक्स्ट क्लासेस में क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो अब जब क्योंकि हमने रिवीजन भी कर लिया है तो अब तो आप फटाफट से क्वेश्चन के आंसर कर दोगे। आई होप दैट यू डू दैट, ऑलराइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।